डॉक्टर आरती शाह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो या तो ऊष्मा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है, यानी या तो बाहर निकलती है या तंत्र द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाती है। और इसमें सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा में परिवर्तन होता है। मान लेते हैं कि अगर हम अम्ल और क्षार यानी एसिड या बेस मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा जो हमारा बीकर है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ये इस ऊर्जा बाहर निकल रही है, तो इस परिवर्तन को हम क्या कह रहे हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। उसके ठीक विपरीत अगर तंत्र द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा कि हमारा बीकर जो है वो ठंडा हो जाएगा और हम उस तरह की अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? भौतिक रसायन की जिस शाखा के अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, मतलब वो ब्रांच जिसमें हम चेंज ऑफ एनर्जी इन एनी केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं, उसे हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब ऊर्जा में परिवर्तन को हम सामान्य तौर पर या तो आंतरिक ऊर्जा से लेते हैं या एंथैल्पी से लेते हैं। तो जब भी ऊर्जा में या ऊष्मा में परिवर्तन होगा तो आंतरिक ऊर्जा या एंथैल्पी के मान में या तो वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है। अगर हम अभिक्रिया को स्थिर दाब पर कराते हैं तो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, और अगर हम स्थिर आयतन पर कराते हैं तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। हम ज़्यादातर अभिक्रियाएं खुले में कराते हैं, यानी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वायुमंडलीय दाब। अलग से कोई दाब नहीं ले रहा है, तो वायुमंडलीय दाब लिया यानी दाब स्थिर हो गया। तो उन परिस्थितियों में अधिकतर हम एंथैल्पी का ही यूज़ करते हैं। एक नीचे उदाहरण दिखाई दे रहा है। कोई अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक A+B है। A के N1 मोल्स हैं और B के N2 मोल्स हैं। जब आपस में क्रिया करते हैं तो C+D उत्पाद या प्रोडक्ट्स बने और M1 और M2 प्रोडक्ट्स के मोल्स हैं। अगर वायुमंडलीय दाब पर है तो हम तय करते हैं कि जो एंथैल्पीज हैं वो क्या हैं? HA, HB, HC और HD। किस किस के लिए? A, B, C और D के लिए ये एंथैल्पीज हैं। तो अभिकारकों की यानी रिएक्टेंट्स की पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी क्या हुई? N1HA प्लस N2HB। उत्पादों की या प्रोडक्ट्स की पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी में परिवर्तन क्या हुआ? M1HC प्लस M2HD। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? पूर्ण यानी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन किसके बराबर हो जाएगा? उत्पाद की पूर्ण ऊष्मा माइनस अभिकारक की पूर्ण ऊष्मा, यानी प्रोडक्ट्स की जो एंथैल्पी है उसमें डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी। तो डेल्टा H बराबर आप देख सकते हैं, स्लाइड में दिख रहा है M1HC प्लस M2HD माइनस N1HA प्लस N2HB। अलग अलग कंडीशंस में हमें चेंज ऑफ एंथैल्पी अलग अलग मिलती है। जैसे पहली कंडीशन ली जिसमें अभिकारक की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा का मान कम है उत्पाद की ऊष्मा से। देख रहे हैं नीचे कंडीशन है कि M1HC प्लस M2HD इज ग्रेटर देन N1HA प्लस N2HB। तो उस स्थिति में क्या होगा कि जब अभिक्रिया होगी तो ऊष्मा का अवशोषण होगा, तंत्र द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाएगी बाहर से, और उस स्थिति में डेल्टा H का मान पॉजिटिव होगा। यानी इस तरह की अभिक्रियाएं कैसी होंगी? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। दूसरी स्थिति लेते हैं जिसमें उत्पाद की एंथैल्पीज का मान अभिकारक की एंथैल्पीज के मान से कम है
तो उस स्थिति में डेल्टा H का मान नेगेटिव होगा और अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह की अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखिए आप स्लाइड पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें अगर डेल्टा H का मान 0 से कम है तो उस स्थिति में हमारी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी हैं, और अगर डेल्टा H का मान 0 से ज़्यादा है तो फिर उस स्थिति में अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। एक स्थिति और हो सकती है कि सपोज करते हैं कि उत्पाद और अभिकारक दोनों की एंथैल्पी का मान बराबर है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि ना तो ऊष्मा अवशोषित होगी और ना ही मुक्त होगी, यानी डेल्टा H का मान 0 हो जाएगा, और उस वक्त हम अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्मा उदासीन या थर्मो न्यूट्रल अभिक्रिया कहते हैं। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस वो इक्वेशंस हैं या वो समीकरण हैं जिसमें हम आंतरिक ऊर्जा या पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन की सूचना भी दें, यानी अभिक्रिया और उत्पाद के साथ ही साथ हम ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन को भी अगर किसी समीकरण के साथ लिखते हैं तो उसे हम ऊष्मा रासायनिक समीकरण या थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। ऊष्मा में परिवर्तन को हम कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल या किलो जूल से लिखते हैं। नीचे एक उदाहरण देखिए आप स्लाइड पर कि HCl प्लस NH3 ब्रैकेट में AQ का मतलब एक्वस यानी जलीय। तो हमने दोनों उत्पाद जलीय अवस्था में लिए हैं, और जो हमारा अब दोनों अभिकारक हमने जलीय अवस्था में लिए हैं, और जो हमारा उत्पाद है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड वो भी जलीय अवस्था में बन रहा है। और साथ में डेल्टा H यानी मुक्त हुई ऊष्मा या पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी में परिवर्तन बराबर -51.42 किलो जूल है। माइनस का मतलब अभिक्रिया बाहर निकल रही है, यानी हमारी अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी। जब भी हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की भौतिक अवस्थाओं को लिखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, देखिए आप कि मीथेन ली है और ऑक्सीजन, ये दो हमारे अभिकारक हैं। तो CH4 + 2O2 और दोनों कैसी अवस्था में हैं, गैसीय अवस्था में हैं, और बनने वाला उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में है, प्लस 2H2O L लिखा है यानी लिक्विड अवस्था में है, और साथ में हमारे ऊर्जा निकल रही है डेल्टा H = -891 किलो जूल। अब और भी उदाहरण हम लिख सकते हैं, जैसे AgNO3 + HCl लिखा, एक एक्वस अवस्था में है, जलीय अवस्था में है, HCl द्रव अवस्था में है। तो आप देख सकते हैं कि प्रेसिपिटेट आउट होता है, हम जानते हैं फर्स्ट ईयर में। तो AgCl सॉलिड अवस्था में, सॉलिड को हमने S लिखा, प्लस HNO3 बना जो कि जलीय लिक्विड अवस्था में है, और साथ ही साथ ऊष्मा में परिवर्तन डेल्टा H बराबर -85.3 किलो जूल। तो इस तरह से हम थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं। अगर कोई पदार्थ ऐसा है जिसके कई सारे अपर रूप्स हैं, मतलब एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सल्फर है, सल्फर के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, विषमलाक्ष, एक नताक्ष यानी मोनोरोम्बिक और भी। तो इसमें जो है हमें अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा नीचे, जैसे सल्फर सॉलिड तो लिख ही दिया हमने, ठोस अवस्था, साथ में हमने लिखा विषम लंबाक्ष, प्लस ऑक्सीजन गैस है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनी, और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऊष्मा में परिवर्तन
-196.3 किलो जूल। अगर हम एक नताक्ष लेते हैं तो प्रोडक्ट तो वही बनता है, पर ऊष्मा में परिवर्तन थोड़ा सा अंतर है। यहाँ हो रहा है 196.9 किलो जूल, यानी 0.6 किलो जूल ऊष्मा ज़्यादा निकल रही है। उसी तरह से कार्बन का लें तो कार्बन के दो अपर रूप हैं, एक ग्रेफाइट और दूसरा हीरा, डायमंड। तो अगर हम कार्बन के ग्रेफाइट के साथ ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और उस वक्त ऊष्मा जो बाहर निकल रही है या ऊष्मा में जो परिवर्तन है वो -393.5 किलो जूल है। और अगर हम डायमंड या हीरा लेते हैं और उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, जैसा कि एटमॉस्फेयर में होता रहता है, तो उस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनने के साथ जो ऊष्मा बाहर निकलती है वो अधिक है, वो है -394.6 किलो जूल, यानी 1.1 किलो जूल ऊर्जा ज़्यादा निकल रही है। अभिक्रिया ऊष्मा का मान ताप और दाब पर भी निर्भर करता है। दाब हम कांस्टेंट कर देते हैं एक वायुमंडलीय रखकर, और इसे हम कैसे लिखते हैं तो हमने दाब को हमेशा सुपरस्क्रिप्ट यानी ऊपर की तरफ लिखा है, और ताप को हम हमेशा सबस्क्रिप्ट में नीचे की तरफ पादांक में लिखते हैं। तो उदाहरण के लिए आप देखिए, क्वेश्चन एक लिखी हुई है, H2 गैस अवस्था में है हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन गैस अवस्था में है, तो क्या बन रहा है? पानी, H2O, और पानी किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। और डेल्टा H जो ऊष्मा में परिवर्तन हुआ वो है -284.8 किलो जूल। और अब इस इक्वेशन में हमने एक चीज़ को और ऐड किया है, क्योंकि अभिक्रिया ऊष्मा का मान किस किस पर निर्भर करता है? दाब पे और ताप पे। दाब को हम सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं और हमने वहाँ 0 लिखा है, जो ये बता रहा है कि अभिक्रिया वायुमंडलीय दाब पर हुई है। और 323 लिखने का मतलब ये है कि हमने अभिक्रिया को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराया है। तो हमारी अभिक्रिया किस पर हो रही है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 323 केल्विन और एक वायुमंडलीय दाब पर जब अभिक्रिया कराई जाती है तो ऊष्मा में परिवर्तन -284.8 किलो जूल होता है। और ये एक पूर्ण ऊष्मा रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण लिखते वक्त हमें अभिकारक और उत्पाद के भौतिक अवस्थाएं लिखनी है। ऊष्मा के साथ हमें ताप और दाब की अवस्थाओं को भी लिखना है, जिसमें दाब सुपरस्क्रिप्ट में आएगा और टेम्परेचर या ताप सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। साथ में किलो जूल या जूल या कैलोरीज में ऊष्मा लिखी जाएगी। नेगेटिव या पॉजिटिव लगाकर हम ये बताएंगे कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। ये सारी चीज़ें जब हम लिखते हैं तब ये हमारी पूर्ण ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब आ रहे हैं हम हीट ऑफ रिएक्शन पर। अभिक्रिया की ऊष्मा, ताप और दाब। हम जानते हैं कि अभिक्रिया ऊष्मा का मान ताप और दाब पर निर्भर करता है। तो निश्चित ताप और दाब को हमने कांस्टेंट कर दिया। निश्चित ताप और दाब पर रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाए गए अभिकारकों के मोल और उत्पादों के मोल में पूर्णतः अभिकृत होने पर जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है उसको हम अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। देखो, हमने अभिकारकों के N1 मोल लिए हैं, वो पूरे के पूरे किसमें परिवर्तित हो रहे हैं? उत्पादों में। पूर्ण रूप से अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन होने की स्थिति में जो भी ऊष्मा में परिवर्तन होता है उसको, उस अंतर को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया ऊष्मा। जैसा उदाहरण से अच्छे समझ में आता है कि हम अगर अभिक्रिया को स्थिर दाब पर कराते हैं तो ये डेल्टा H हो जाती है, और अगर स्थिर आयतन पर कराते हैं तो ये डेल्टा
ई हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैस अवस्था में है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनी और डेल्टा एच का मान -184.1 किलो जूल हुआ। तो हम क्लियर कर रहे हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ही क्लोरीन गैस ली गई और 1 + 1 से 2 हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के मोल बने हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस पूरी तरह से उत्पाद में परिवर्तित हो गई। अगर हम स्थिर दाब पर कोई गैसीय अवस्था कराते हैं तो ऊष्मा अवशोषित होती है। हमने पहले पढ़ा है QP और QV का संबंध। तो स्थिर दाब पर ऊष्मा किसके बराबर है? QP के। और QP किसके बराबर है? एंथैल्पी के यानी डेल्टा H के। तो स्थिर दाब पर यदि कोई भी गैसीय अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हुआ तो निश्चित तौर पर उसके आयतन में वृद्धि होगी। यानी अवशोषित ऊष्मा में 2 चीज़ें होंगी, एक तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी और तंत्र द्वारा कुछ न कुछ कार्य किया जाएगा। और अगर स्थिर दाब पर ऊर्जा बाहर निकलती है तो उस स्थिति में आयतन में कमी हो जाएगी और कमी होने के साथ गैसीय तंत्र पर कार्य होगा। तो एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर अभिक्रिया ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो प्रसार कार्य होगा और अगर ऊर्जा बाहर निकल रही है तो फिर संपीड़न कार्य होगा। यदि अभिक्रिया स्थिर आयतन पर है तो हम जानते हैं QV किसके बराबर है? डेल्टा E के। तो सिर्फ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तंत्र द्वारा कोई कार्य नहीं होगा। तो अगर ऊष्मा अवशोषित हुई तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और अगर ऊष्मा उत्सर्जित हुई तो आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है। नीचे हम देखें QP - QV = P डेल्टा V। डेल्टा H QP किसके बराबर है? डेल्टा H के। QV किसके बराबर है? डेल्टा E के। तो डेल्टा H - डेल्टा E बराबर किसके है? P डेल्टा V के। या हम कह सकते हैं कि डेल्टा H = डेल्टा E + P डेल्टा V। अगर हम दाब में परिवर्तन के साथ स्थिर दाब रखते हैं तो आयतन में परिवर्तन किसके बराबर है? डेल्टा V के। अगर हम अभिक्रियाएं ठोस और द्रव में लेते हैं तो आयतन में परिवर्तन बहुत कम होता है और हम उसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं। पर अगर हम अभिक्रिया गैसीय अवस्था में लेते हैं तो फिर हमारे लिए आयतन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि एक अभिक्रिया में अगर हम गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या NR और गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या NP है। R किसके लिए है? रिएक्टेंट्स के लिए। P किसके लिए है? प्रोडक्ट्स के लिए। तो आयतन वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? VR और VP। यदि अभिक्रिया में हमने दाब भी स्थिर रखा है तो ताप T पर, T हमारा टेम्परेचर है जो हमने स्थिर नहीं रखा है, तो P डेल्टा V बराबर PVP - VR या हम सिंपल लिखें PVP - PVR। अब आदर्श गैस समीकरण क्या है? PV = nRT। तो PVP के लिए क्या हो जाएगा? nPRT और VR के लिए nRRT। अब हम वैल्यूज़ रख देते हैं PVP और PVR की। तो PVP - VR बराबर ये हो जाएगा nPRT - nRRT यानी प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। या सिंप्लीफाई करें तो P डेल्टा V बराबर हो जाएगा RT NP - NR। NP - NR क्या है? डिफरेंस ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी अभिकारक के उत्पाद और अभिकारक के मोलों की संख्या का अंतर, जिसको हमने क्या लिख दिया? डेल्टा NG। तो P डेल्टा V बराबर डेल्टा NG RT, जहाँ डेल्टा NG क्या है? गैसीय उत्पाद के कुल मोल माइनस गैसीय अभिकारकों के कुल मोल।
और अब हम डेल्टा H किसके बराबर होता है, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V हम जानते हैं। तो P डेल्टा V की हमने वैल्यू रख दी डेल्टा NGRT। डेल्टा H को हमने क्या लिख दिया, QP। डेल्टा E को हमने क्या लिख दिया, QV, क्योंकि हम किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, ऊष्मा में। तो हमने सब चीज़ों को ऊष्मा के रूप में परिवर्तित कर दिया है। अब यह समीकरण हमें क्या दिखा रहा है, डेल्टा H यानी एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा के बीच एक संबंध दिखा रहा है। और इसमें हमारी तीन अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन क्या है कि डेल्टा Ng का मान पॉजिटिव हो। अगर डेल्टा Ng का मान पॉजिटिव है तो डेल्टा H इज़ ग्रेटर देन डेल्टा E, यानी एंथैल्पी में परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की तुलना में ज़्यादा होगा, यानी QP का मान QV से ज़्यादा होगा। और उस स्थिति में कंडीशन क्या होगी, हम स्थिर दाब पर अभिक्रिया कराएंगे और स्थिर दाब पर जब अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया ऊष्मा का मान अधिक होगा। दूसरी कंडीशन लें कि डेल्टा Ng नेगेटिव है। अगर डेल्टा Ng नेगेटिव है तो डेल्टा H का मान डेल्टा E की तुलना में कम होगा, QP का मान QV से कम होगा। उस परिस्थिति में हम अभिक्रिया को स्थिर आयतन पर कराएंगे और स्थिर आयतन पर कराने पर अभिक्रिया ऊष्मा का मान ज़्यादा होगा। तीसरी कंडीशन कि डेल्टा Ng बराबर 0 हो, यानी डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E, QP इज इक्वल्स टू QV। तो अब चूँकि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो हम अभिक्रिया को स्थिर दाब पे भी करा सकते हैं, स्थिर आयतन पर भी करा सकते हैं। किसी भी स्थिति में कराएं, अभिक्रिया ऊष्मा का मान समान रहता है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ्स इक्वेशन। हमेशा आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कभी 2 नंबर का, कभी 3 नंबर का और कभी पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन भी हमेशा एग्ज़ाम में आता है। तो आप इसे बहुत ध्यान से, क्योंकि 2 नंबर में व्हाट इज़ किरचॉफ्स लॉ पूछते हैं, डेरिवेशन आया पूरे 5 नंबर में, उसके साथ न्यूमेरिकल भी आता है। तो हम इसे बहुत ध्यान से पढ़ें। किरचॉफ्स लॉ क्या दिखा रहा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंथैल्पी और हीट ऑफ रिएक्शन, यानी ताप के साथ या तो एंथैल्पी का संबंध बताएगा, ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा का संबंध बताया जाएगा या ताप के साथ अभिक्रिया ऊष्मा का संबंध बताया जाएगा। 3 तरह से हम किरचॉफ्स समीकरण को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक अभिक्रिया मानी जिसमें A इज़ कन्वर्टेड इनटू B। अब A का मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक अभिक्रिया है, इसमें A के अंदर कई तरह के अभिकारक हो सकते हैं। A कैन बी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, मतलब A प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, ये इसको हम क्लियर करें। तो A एक या अधिक अभिकारक हो सकते हैं और उसी तरह से B भी एक या अधिक उत्पाद व्यक्त करता है, पर A पूरी तरह से जब B में परिवर्तित होता है, अगर HA क्या है, अभिकारकों की एंथैल्पी, और HB क्या है, उत्पादों की एंथैल्पी में परिवर्तन। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल्स टू HB माइनस HA। डेल्टा H अभिक्रिया के दौरान एंथैल्पी में परिवर्तन या अभिक्रिया ऊष्मा। दाब को स्थिर रखा है और हम ताप के संदर्भ में डिफरेंशियल कर रहे हैं ऊपर वाली इक्वेशन को। तो डेल ऑफ डेल्टा H अपॉन डेल T, कंडीशन क्या लगाई है, एट कांस्टेंट प्रेशर, इज इक्वल्स टू डेल HB अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल HA अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम जानते हैं कि एंथैल्पी का ताप के साथ परिवर्तन स्थिर ताप पर किसके बराबर है, ऊष्माधारिता के। तो डेल्टा H अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर हो गया, Cp, और हम वैल्यू रख देते हैं
डेल एच बी की जगह हम लिखेंगे सी पी ऑफ बी और डेल एच ए की जगह हम लिखेंगे सी पी ऑफ ए। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, डेल ऑफ डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू सी पी बी माइनस सी पी ए, या सी पी बी माइनस सी पी ए क्या है, ऊष्माधारिताएं हैं अभिकारक और उत्पादों की, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा सी पी, यानी ऊष्माधारिताओं में अंतर किस किस का, उत्पाद और अभिकारकों के बीच। और इस इक्वेशन को हम कहते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन, यानी डेल ऑफ डेल्टा टी एच अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल्टा सी पी। तो ये क्या दे रही है, एंथैल्पी का ताप के साथ परिवर्तन किसके बराबर है, ऊष्माधारिताओं में अंतर के बराबर। सी पी लिखा है तो स्थिर दाब पर। इसी समीकरण को अगर हम स्थिर आयतन पर कर दें तो सी पी सी वी में चेंज हो जाता है और एंथैल्पी जो है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, आंतरिक ऊर्जा में। तो हमारी इक्वेशन सिर्फ स्लाइड चेंज होता है, क्या हुआ, डेल ऑफ डेल्टा एच की जगह हमने क्या लिखा, डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, कंडीशन क्या लगा रहे हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेल्टा सी वी। तो ये हमारे किरचॉफ्स समीकरण का दूसरा रूप है, जिसमें हम आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन ताप के साथ स्थिर आयतन पर दे रहे हैं। अब तीसरी कंडीशन में हम देखें कि हम एक ही ताप पर डेल्टा एच और डेल्टा ई के अगर मान हमें पता हो तो हम दूसरे ताप पर किरचॉफ समीकरण की सहायता से डेल्टा एच और डेल्टा ई के मान निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने कोई अभिक्रिया दो ताप पर कराई है, T1 और T2, और उस दौरान जो अभिक्रिया में ऊष्मा में परिवर्तन हुआ है वो डेल्टा H1 से डेल्टा H2 हुआ। तो हम लिख देते हैं d ऑफ डेल्टा H, हमने लिमिट्स लगा दी डेल्टा H1 से डेल्टा H2, dt को हम दूसरी तरफ ले आए हैं राइट साइड में, और डेल्टा सी पी dt, या हमने टेम्परेचर की लिमिट्स लगा दी T1 से T2। डेल्टा सी पी को हम बाहर ले आए तो टेम्परेचर हो गया T2 माइनस T1, और डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बराबर किसके हो गया, डेल्टा सी पी T2 माइनस T1। या हम समीकरण को क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा H2 इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा सी पी T2 माइनस T1। अब अगर ये माने कि T1 से T2 में जब हम ताप में परिवर्तन कर रहे हैं उस वक्त ऊष्माधारिताओं में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी डेल्टा सी पी का मान स्थिर है, तो उस स्थिति में हम इसी जो समीकरण है इसको हम आंतरिक ऊर्जा के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा E2 इज इक्वल्स टू डेल्टा E1 प्लस डेल्टा CV T2 माइनस T1, और ये भी किरचॉफ्स समीकरण ही है। अब इस समीकरण का उपयोग क्या है, तो इस समीकरण का उपयोग यह है कि अगर हमें एक ताप पर डेल्टा H और डेल्टा E के मान पता हो तो हम उनके मान दूसरे टेम्परेचर पर निकाल सकते हैं। पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ अभिक्रियाओं के हम डेल्टा H0 यानी मानक अभिक्रिया ऊष्मा का मान नहीं निकाल सकते, तो उन परिस्थितियों में हम इस समीकरण का उपयोग करते हैं, क्योंकि प्रत्येक अभिक्रिया को हम 25 डिग्री यानी 298 केल्विन पर नहीं करा सकते जहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो उस स्थिति में हम करते हैं कि हम अभिक्रिया ऊष्मा उस ताप पर ले लेते हैं जिस पर वो संभव है, और फिर उसका मान हम किसके किरचॉफ्स इक्वेशन की सहायता से स्टैंडर्ड कंडीशंस में
यानी 298 केल्विन और 0 वायुमंडलीय दाब पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से किरचॉफ्स इक्वेशन का यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है किसी भी अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन निकालने का। ये किरचॉफ्स रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में था। और नीचे जो है वो यूट्यूब चैनल है जिसे आप सभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे जितने भी मेरे वीडियोस थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड यूनिट के भी डलेंगे वो सब के नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे।